6 फरवरी 2025 थर्ड शिफ्ट 3 से 4 बजे वाला कांस्टेबल जीडी का मेंस पेपर, क्या इस शिफ्ट ने लेवल बढ़ा दिया? कितने सवाल आपने कॉन्फिडेंस से अटेम्प्ट किए और कितने सवालों में कैलकुलेशन ने आपका टाइम ले लिया? आज हम पूरा मेंस पेपर स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करेंगे और आपको साफ पता चल जाएगा आपका रियल स्कोर कितना बन रहा है। अगर आप अगली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये एनालाइज आपकी रणनीति ही पूरी तरह बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पन्नालाल बाणी और आप देख रहे हैं पीएल मेंस की पाठशाला। आज हम डिस्कस करने वाले कांस्टेबल जीडी 6 फरवरी 2025 थर्ड शिफ्ट 3 से 4 बजे का पूरा मेंस पेपर एनालाइज। इस वीडियो में सिर्फ आंसर ही नहीं बताए जाएंगे बल्कि हर सवाल की सही अप्रोच, शॉर्ट ट्रिक्स और एग्जाम हॉल रणनीति भी समझाई जाएगी। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए क्योंकि आज की क्लास के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका स्कोर क्या बन रहा है और कहां आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हाँ, तो पहला प्रश्न देखिए कि एक्स एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। एक्स कितने टाइम में पूरा कर सकता है? 15 दिनों में। तो एक्स बराबर 15 दिन और वाई उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? वाई आपके 20 दिन में कर सकता है, यानी 20 डेज। अब देखो एक्स और वाई एकांतर दिनों में काम करते हैं तो सबसे पहले इनका टोटल वर्क निकालेंगे। 15 और 20, 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 15 और 20 का एलसीएम होता है 60। इसका मतलब एक्स की एफिशिएंसी क्या आएगी? 60 में 15 का भाग 4 बार और 60 में 20 का भाग 3 बार। इसका मतलब दोनों की एफिशिएंसी आ गई एक्स और वाई की। अब ये काम स्टार्ट करते हैं तो एकांतर करते हैं, एक दिन एक्स करता है, दूसरे दिन वाई करता है। और शुरुआत किससे होती है? शुरुआत काम शुरू में काम कौन स्टार्ट करता है? एक्स काम स्टार्ट करता है। तो कार्य में कितना टाइम लगेगा वो बताना। तो सबसे पहले 4, पहले दिन में 4 काम होगा, दूसरे दिन में 3 काम होगा। अब 2 दिन में काम कितना कंप्लीट होगा बताओ? 2 दिन में आपके काम कंप्लीट हो जाएगा 4 3 7। आपको 60 काम करवाना है तो 7 के पाड़े के हिसाब से इनके 60 आए। तो ऐसी कौन सी संख्या भाई 7 को किससे गुणा करेगी 60 के नजदीक आ जाए? तो अगर 60 से ऊपर नहीं जाना है नजदीक, तो नजदीक कौन होता है? 8 7 56। इसका मतलब इसको आप 8 से गुणा करोगे तो इसको भी 8 से गुणा करना पड़ेगा, यानी आपके 16 डेज हो जाएंगे। और 16 डेज में काम कितना हो जाएगा? 16 डेज में आपके काम हो जाएगा 7 8 56। अब काम कितना बचा है? काम बचा है आपके 4, क्योंकि 56 हो गया 4। और अगले दिन कौन आ जाएगा? वापस एक्स आ जाएगा। एक्स आएगा, एक्स अपना 4 काम कंप्लीट करेगा और काम फिनिश हो जाएगा और डे एक दिन ये हो जाएगा। तो टोटल दिन कितने हो जाएंगे? 16 और 1 17। जो कौन सा ऑप्शन में? बी नंबर ऑप्शन में। अब है दूसरा सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे अधिक है? अब इन अनुपातों में आपको यह बताना है कि सबसे ज्यादा अनुपात किसका है। अब देखो, ज्यादा अनुपात का मतलब जिसका मान है ना वो सबसे ज्यादा है। तो कहने का मतलब अनुपात का मतलब होता है भाग देना है। 19 में आप 13 का भाग दोगे। अब 19 ऑब्वियसली बात है, 19 बड़ा नंबर है, 13 एक छोटा नंबर है। अब 19 में 13 का भाग दोगे तो 1 से ऊपर नंबर आएगा। अब दूसरे भी देखते हैं 1 से ऊपर किन किन का नंबर आ रहा है। तो यहां 12/19, 12 में अगर 19 का भाग दोगे तो 12 छोटा है, 19 बड़ा है। इसका मतलब इसका आंसर है वो 0 से कम आएगा। इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। ये पता करेंगे। 15 में 19 का भाग देंगे तो 15 भी छोटा है, तो ये भी नहीं आएगा। अब 21 है वो 26 से छोटा है, इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। इसका मतलब आंसर कौन सा जाएगा? आंसर आएगा आपके ए नंबर। तीसरा सवाल है कि एक लैपटॉप का क्रय मूल्य 78,200 रुपए है, 78,200 में खरीदा गया। यदि हानि प्रतिशत 44% है, अब इसको वापस बेचा गया तो हानि पे बेचा गया, तो लैपटॉप का विक्रय मूल्य बताना। यानी 78,200 में तो इसने खरीदा था, लेकिन इसमें लॉस है वो 44% है। इसका मतलब बेचा कितने में था? 56 में। तो इसका 56% निकाल लो। अब 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गए। आपको क्या करना है? 782 को गुणा किसे करना है? 56 से। अब 56 से गुणा करोगे तो पहले आप कर लो 50 और फिर कर लो 6 से। तो 50 से अगर इसको गुणा करोगे तो 39 दूने 78, यानी 3900, 39,100। ये आ गया आपके 50 से गुणा करने पे। अब करोगे 6 से गुणा, तो 6 दूनी 12 हासिल की 1, 7 8 48 और 1 49 हासिल की 4। अब 6 7 42 4 46। अब इनको जोड़ लो। तो देखो सबसे पहले आपके 2 आएगा इकाई के स्थान पे, क्योंकि 0 और 2 जोड़ने पर 2, और 2 कौन कौन से ऑप्शन मारा है? इसका मतलब ये 2 ऑप्शन तो गए।
अब देखो 9 और 0, 9, इसका मतलब लास्ट में बाण में आएगा। बाण में कौन से ऑप्शन मारा है? सी नंबर ऑप्शन मारा है। इसका मतलब इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। अब आपके चौथा सवाल है कि एक कक्षा में 27 विद्यार्थियों का औसत वजन है वो 53 किलो है। कितने विद्यार्थी है? 27, और इनका औसत वेट कितना है? 53 केजी। यदि एक शिक्षक का वजन शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन है वो कितना बढ़ जाएगा? 700 ग्राम की वृद्धि हो जाएगी। अब 700 ग्राम की हर व्यक्ति के अंदर वृद्धि होगी, इसका मतलब 28 व्यक्ति हो जाएंगे भाई। एक शिक्षक आते ही कितना हो जाएंगे? 28। और इन सब का औसत वेट कितना आ जाएगा? 53 किलो और 700 ग्राम, सॉरी 53 किलो 700 ग्राम, 53.700, यानी 700 ग्राम बढ़ेगा ना, तो इसका मतलब 53 पॉइंट। इसका मतलब ये औसत है ना भाई, पहले 53 था लेकिन सब में ही वृद्धि कर दी, तो ये अपना वजन तो 53,700 लेके आएगा ही शिक्षक है, लेकिन ये 27 के वजन में भी 700 की वृद्धि कर देगा। यानी 27 इंटू आप कितने से गुणा कर लो? 27 इंटू 700, तो 00, साथी साथी 49 हासिल की 4, 14 4 16, यानी 16 किला 900 ग्राम और बढ़ जाएगा, यानी 16.900। अब इनका आप वजन जोड़ लोगे तो 00 और 7 और 9 16 हासिल की ये 6 आ गया। इसका मतलब 0.6 किसका आ रहा है? 0.6 तो इसी का आ रहा है, इसका मतलब डी नंबर ऑप्शन होगा। फिर भी आप कर सकते हो, इसका पूरा कर लो भाई। यहां से 7 16, यहाँ कितने हो गए? यहाँ आपके हो गए 54, 54 और 6, 54 और 6 62, सॉरी 54 और 6 60 ही होते हैं। इसका मतलब यहां से देखो 9 16 हासिल की 1 6 4 10, ये तो नहीं हो रहा है। 54, इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो रहा है। क्या प्रॉब्लम हुई है? ऑप्शन मैच ही नहीं हो रहा है। ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हुई? 53,700 और 27 इंटू 700, 27, तो 00 सत्ती सत्ती 49 हासिल की 4, 7 दूनी 14 4 18, सॉरी 18,900 आएगा। इसका मतलब यहाँ 18 होगा। यहाँ कितना होगा? 18। ऑप्शन तो यही आएगा। अब देखो ये हासिल हो गए 8 4 12 हो गए ना, इसका मतलब यहाँ पे 2 ही आएगा और यहाँ पे 7 आएगा, तो वो तब 600 होगा। इसमें हल्की सी अपन ने मिस्टेक कर दी, इस वजह से इसका आंसर है जो थोड़ा मिसमैच हुआ था। बाकी अब आंसर सही हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या है, इनटू करने में हल्की सी मिस्टेक कर दी थी। चलो, हो जाता है कभी कभार। अब ये पांचवा सवाल है कि ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में, पहले महीने में 15%, दूसरे महीने में 40%, तीसरे महीने में 60% की कमी की गई, लेकिन चौथे महीने में 45% की क्या हो गई? वृद्धि। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई? अब यहां से निकालेंगे तो सबसे पहले सबकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/20 होती है, यानी 20 की वैल्यू 3 घट के 17 हो गई, यानी 20 से 3 घट के कितना हो गए? 17। फिर 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, यानी 5 से 2 घट के 3 आ गई। फिर 60%, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5। अब 5 की वैल्यू थी 3 कम होके कहां पे आ गई? 2 पे। फिर आपके, लेकिन चौथे महीने में आपके 45% की वृद्धि हुई। 45% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 9/20, 9/20, यानी 20 में 9 की वृद्धि हुई है। इसका मतलब कितने हो गए? 29। अब यहां से आप इंटू करोगे, सबसे पहले जिनसे कटते हैं उनसे काट दो, तो यहां से आपके कट जाएगा ये 10 बार। अब देखो 20 पानी 100, 100 पानी है 500, 500 को 10 से गुणा करोगे तो 5,000, तो यहां से तो आपके 5,000 आ रहा है। अब इधर से कितना आएगा? तो 70 51, 70 51 इंटू 29। अब देखो 29 को 50 प्लस 1 कर लो तो 50, तो 1400 आएगा, सॉरी 1450, और फिर 29, 1479, यहां से कितना आ रहा है? 1479। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। अब देखो 100 में से 79 घटाते तो 21 बचता है, इसका मतलब यहाँ तो 21 आ गया। अब यहाँ बच गए 49, 49 में से 14 गए तो पीछे कितने बच गए? 35, यानी 35 और 21 का डिफरेंस आया। ये मतलब क्या हुआ? कमी हो गई बटा 5,000 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 35 21 में भाग किसका देना है? 35 21 में आपके 50 का भाग देना है। यहाँ से 50 का भाग देंगे तो 6 बार 7 बार जाएगा, और 350 आ जाएगा। यहाँ से 2 बच जाएगा, और 2 बचने पे हम उतारेंगे 1,
लेकिन भाग नहीं जा रहा, भाग टूट गया, इसका मतलब यहाँ अब 70, तो इसका मतलब बी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। 70.42% की क्या हुई, कमी हुई। अगला छठा सवाल है कि वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर मुकुंद 5,400 की राशि का निवेश करता है और सचिन है वो 9,400 राशि का निवेश करता है। ये 5,400 का करता है, ये 9,400 का करता है। यदि 4 वर्ष के अंत में सचिन को मुकुल से 960 रुपए अधिक मिलता है। अब इनकी दर है वो तो समान थी, लेकिन क्या था, मूलधन अलग अलग था। इसका 5400 था, इसका 9400 था। इसका मतलब इनके मूलधन में 4,000 का डिफरेंस था। इस वजह से 4,000 की डिफरेंस की वजह से 960 रुपए अधिक मिले। इसका मतलब 960 रुपए ब्याज किस पे मिला, 4,000 पे। तो यहां लिखोगे 960 बटे 4,000। अब हमें क्या याद करनी है, दर याद करनी है। दर याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। समय कितना है, 4। अब यहां से देखो 3 जीरो से 3 जीरो काट दे, 4 चौक 16, 16 पाने 80, 16 छक्के 96, 6 बार कट रहा है। इसका मतलब 6 आंसर आएगा इसका, ए नंबर ऑप्शन। अब सातवां सवाल है कि x का 2/100, भाई 2% का मतलब 2/100 बराबर 288। अब 2 से आप काट दोगे तो ये आपके 144 हो जाएगा, और 144 के पास में क्या लगा दोगे, जीरो। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 144 यानी 14,400, जो कौन सा ऑप्शन में आ रही है, बी नंबर ऑप्शन में। तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट हो गया। अब आठवां सवाल। अब आठवां सवाल है तो सबसे पहले वही भागू जोबा, सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी। अब देखो यहाँ पे आप 12 है, यहाँ 4 है। इसका मतलब 12 में आप 4 का भाग दोगे। सबसे पहले भाग करेंगे ना, 12 में 4 का भाग कितनी बार जाता है, तो 16 प्लस 12 में 4 का भाग 3 बार, माइनस 3 3 9। अब देखो 16 3 19, 19 तो किसके हैं, प्लस के, 9 किसके हैं, माइनस के। इसका मतलब 19 में से 9 गया तो पीछे कितने बचा, 10। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10। अब नवा सवाल है कि यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 44 रुपए, चक्रवर्ती ब्याज 45 रुपए हो, तो मूलधन याद करना है। क्या याद करना है, मूलधन 2 साल का। तो सबसे पहले चक्रवर्ती साधारण ब्याज है ना वो 44 रुपए, यानी ऐसा ही है ना, वो 44 रुपए। कितना है, 44 रुपए। 44 रुपए 2 साल का है, 44 रुपए 2 साल का, यानी पहले साल का ब्याज भी 22 रुपए, दूसरे साल का ब्याज भी 22 रुपए, क्योंकि ऐसा ही है ना, वो बराबर होता है। अब चक्रवर्ती ब्याज है यानी सीआई, ये पहले साल तो एसआई के बराबर ही होगा, यानी पहले साल तो 22 रुपए ही होगा, लेकिन दूसरे साल ब्याज में वृद्धि हो गई। अब दूसरे साल 45 रुपए लगे, इसका मतलब दूसरे साल कितनी वृद्धि हुई, 23 रुपए। यानी साधारण ब्याज तो 22 रुपए था, लेकिन ये 23 रुपए। अब ये 23 रुपए क्यों आया, 23 रुपए इसलिए आया कि ये 22 रुपए थे ना, 22 रुपए पे भी ब्याज लगा है, और 22 पे 1 का ब्याज, 1 रुपए ब्याज लगा है, और 22 से 23 हुआ है। यानी ये ब्याज है ना भाई, 22 रुपए तो एक्चुअल में जो आपके अमाउंट था पहले का उस पे लग रहा था, लेकिन जो ये 1 रुपए एक्स्ट्रा लगा है, ये 22 की वजह से लगा है, क्योंकि पहले साल में ये 22 रुपए कंप्लीट हो गए थे। इसका मतलब 22 पे 1 का ब्याज लगा है। तो यहां से आप क्या ब्याज की दर याद कर लोगे, दर याद करोगे तो ब्याज बट्टे मूलधन, भाई 22 पे लगा इंटू 100। यहां से आपके क्या आ जाएगी, दर। तो कितने आ जाएंगे, आप निकालो तो 100/22 और 50/11, 50/11% क्या हो गई, दर। अब यहां से आपको क्या करना है, यहां से आपको या आपको दर मिल गई। अब आपके पास 2 साल का साधारण ब्याज है, आप इससे मूलधन याद कर सकते हो। मूलधन याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज इंटू 100, यानी ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय, सॉरी दर इंटू समय, क्योंकि मूलधन तो याद करना है। दर दर कितनी है, दर है आपके 45 इंटू, सॉरी 45 नहीं है, दर कितनी है, दर आई थी अपने 50/11, 11 है ना, ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि तीसरा बट्टा ऊपर चला जाएगा, और समय कितना है, 2 साल। अब 50 दूने 100, 100 से 100 कट गए, 44 को 11 से गुणा कर लो, 44 को 11 से गुणा करोगे तो आपके 484 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 484, जो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, डी नंबर ऑप्शन में। अब आपके 10वां सवाल है कि प्रवीण के पास 1612 रुपए, 1612 रुपए है। उसने अपने पुत्रों ऋषि और शान के बीच बांट दिया। अब ये राशि थी, उनमें से कुछ राशि तो ऋषि को दे दी, कुछ राशि शान को दे दी, तथा उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने वाले 8% की ब्याज दर पर
निवेश करने को कहा, उनको बोला कि ये राशि ले जाके अब बैंक में जमा करवा दो 8% की ब्याज दर पे, और ब्याज कौन सा होगा, सीआई। ये देखा गया कि ऋषि और शान को क्रम से 17 साल, यानी ऋषि को तो 17 साल पे और शान को 18 साल में बाद समान धनराशि प्राप्त होती है। राशि क्या मिलती है, समान, दोनों को बराबर राशि मिलती है। प्रवीण ने ऋषि को कितनी धनराशि दी थी, प्रवीण है ना, उसने ऋषि को कितनी धनराशि दी, ये बताना है। तो यहां से देखो इनको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले राशि अगर बराबर मिलेगी और ऋषि को 17 साल के लिए भी बैंक में रखना है और शान को 18 साल के लिए रखना है, इसका मतलब शान को राशि है ना वो कम मिलेगी और ऋषि को ज्यादा मिलेगी। ऋषि को ज्यादा क्यों मिलेगी, ऋषि को ज्यादा मिलने की वजह यह है कि इसका टाइम पीरियड कम है और इसका टाइम पीरियड ज्यादा है, दोनों को राशि समान मिल रही है। अब देखो यहां से आप निकालोगे कि कितनी कितनी राशि मिल रही है, तो यहां से फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे 8% की। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी, 2/25। 8 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/25, यानी एक को 25 रुपए मिलेंगे, एक को 2 रुपए बढ़ा के 27 रुपए मिलेंगे। अब 27 किसको मिलेंगे और 25 किसको मिलेंगे, तो ऋषि को कम टाइम के लिए, इसका मतलब राशि अधिक मिलेगी, इसको 27 रुपए मिलेगा और इसको 25 रुपए मिलेगा। अब यहां से हमें क्या याद करनी है, यहां से हमें करनी है कि ऋषि को कितनी राशि मिलेगी, नहीं 27 की वैल्यू याद करनी। तो यहां से सवाल वाला तो कह रहा है 1612 रुपए हैं किसके पास, प्रवीण के पास, लेकिन हम कह रहे हैं 27 इसको दिए 25 इसको दिए, इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं, 52 रुपए। अब जितनी राशि बटा राशि, ये बन गया जोड़ा। अब हमें किसकी राशि याद करनी है, ऋषि की, तो 27 से गुणा कर दो। अब जिनसे कटते हैं उनसे काट दो, तो यहां से 52 आया है, इसका मतलब 13 से आप काट सकते हो, या फिर 52 से ही इसको डायरेक्ट काट दो। 52 से काटोगे ना तो ये आपके 3 बार और फिर एक बार 31 बार कटेगा। अब 31 को 27 से गुणा करोगे तो पहले 27 को 30 से गुणा कर लो, 810 आ जाएगा, और फिर 27 जोड़ लोगे तो कितने हो जाएंगे, 837 रुपए, जो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, जो आपके बी नंबर ऑप्शन में आ रहा है। अब 11वां सवाल के हुए, सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए जो 1657 और 2037 को भाग देने पर क्रम से 6 और 5 शेषफल प्राप्त हो, ऐसी संख्या बतानी। तो सबसे पहले अगर ऐसी संख्या, इसमें कोई संख्या का भाग दे तो क्रम से 6 बचना चाहिए और इसमें भाग देने पर 5 बचना चाहिए। इसका मतलब पहले आप कम कर लो इनमें से, भाई 6 पहले ही कम कर लो ना, भाई 6 बचेंगे तो वो पहले कम कर लो। तो ये संख्या क्या आ जाएगी, ये तो आपकी आ जाएगी 1651, और इसमें से हम कम कितने कर लेंगे, 5, तो ये कितना आ जाएगा 2032। इसका मतलब संख्या वो कौन कौन सी है जिसमें पूरा पूरा भाग जाएगा उस संख्या का, तो 1651 और 2032 ऐसी संख्या जिसमें एक संख्या का पूरा पूरा भाग जाएगा, वो संख्या कौन सी होगी। तो यहां से हम ट्राई करेंगे। देखो इस सवाल को हम ऑप्शनों से सोल्व कर सकते हैं, इस सवाल को हम ऑप्शनों से सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ट्राई करते हैं। अब देखो ये मुझे अजीब अजीब संख्याएं लग रही है, सबसे पहला काम करते हैं, ये संख्या तो आएगी नहीं क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है, 2। इसका मतलब वो संख्या है जो 2 से भाग जाना चाहिए। अब ये संख्या इसमें 2 में, 2 का भाग इसमें तो जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा है क्योंकि अभाज्य संख्या है, सॉरी ये कौन सी विषम संख्या है। अब देखो, अब आपको पता करना है भाई 117 का, 127 का, 137 का। अब देखो 127 और 137 मुझे ऐसी संख्या लग रही है कि ये दोनों संख्या है ना, ये दोनों ही संख्या आपके अभाज्य संख्या है। लेकिन 117 है ना, जिसमें भाग आपके किस किस का जा रहा है, 117 है ना वो 13 के पाड़ा से कटती है, 13 13 इसका मतलब 9 का भाग इसमें जाएगा। इसमें 9 का भाग की ट्राई कर लेते हैं कि जाता है या नहीं जाता है। तो 9 से अगर ट्राई करेंगे तो इसमें देखो 9 का भाग, 9 एकम 9, पीछे बच के 7, 8 9 72, 3 नहीं जा रहा है 9 का, इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गया। अब अगला ट्राई और करते हैं, अब 127 का देते हैं। अब ये तो आपको भाग देना ही पड़ेगा, 1651 में 127 का भाग दो, और कोई चांस नहीं। एक बार गया 127, और 15 में से 7 8 और 15 3 38 81। अब कितनी बार दें, 3 बार दें, 381। इसका मतलब इसमें तो चला गया 127 का, ये संभावना बन सकती है। अब 2032 में और दे के देख लो किसका, 127 का, अगर चला जाए तो फिर यही होगी। तो भाग एक बार 127, अब 27 का मतलब 73, बीच का डिफरेंस 200 और 27 के बीच का डिफरेंस हो गया 73, और 3 और जोड़ दो तो 73 और 3 76, फिर 2
6 बार जाने की संभावना, क्योंकि 7 को 6 से गुणा करते हैं तो 42 आता है। इसका मतलब 6, 6 7 42 हासिल की 4 12 6 72 4 76, इसका मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है 127 का। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? 127 आ जाएगा। अब मूल्यांकन याद करना है। यहां से आप सबसे पहले भागू जोबा 9 में 3 का भाग दोगे, यहां से कितना मिलेगा भाई? 16 प्लस 9 में 3 का भाग 3 बार माइनस 4 3 12, तो 16 3 19, 19 में से 12 घटाना, 19 में से कितना घटाना? 12, 19 में से 12 गया तो पीछे कितने बचे? 7, जो कौन से ऑप्शन में आ रहा है? डी नंबर। अगला सवाल है 13वां। एक सेल्समैन अपनी दुकान में पेंसिलों की बिक्री पर आगे दी गई योजना के अंतर्गत छूट दे रहा है। आगे कोई योजना थी उसके अंतर्गत भी छूट दे रहा है। ये कह रहा है कि 20 पेंसिलें खरीद दो और 5 मुफ्त में ले जाओ। भाई 20 तो आप खरीद के ले जाओ, 20 तो पेंसिलों के तो आपको रुपए देने, लेकिन 5 पेंसिल मैं अपनी तरफ से फ्री दूंगा। तो उसकी छूट कितनी है? अब छूट, ये 5 पेंसिलों की छूट दी है, लेकिन दुकानदार के पास से पेंसिलें जा कितनी रही है? भाई छूट हमेशा अंकित मूल्य पे होती है ना। भाई 20 तो ये दे रहा है, 20 का तो मूल्य ले रहा है, लेकिन 5 मुफ्त में दे रहा है, लेकिन उसके तो पैसे लगे हैं ना। भाई कुछ तो उनकी राशि भी होगी ना। इसका मतलब वो दे कितनी रहा? 25 इंटू 100। यहां से जब आप काटोगे तो 25 चौक 100, 4 पंजे 20, 20% की छूट दे रहा है। अब अगला है 14 सवाल। एक घन की कोर 19 सेमी है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर में याद कीजिए। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करने का सूत्र क्या होता है? 6a²। अब 6 इंटू ए का मान कितना है? 19, 19 इंटू 19, 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। तो 361 को 6 से गुणा कर लो, 6 कम 6, इसका मतलब इकाई का स्थान तो 6 ही आएगा। और 36 6 216, 2166, जो कौन सा ऑप्शन मारा है? डी नंबर में। अब देखो ये चीजें है ना भाई, जैसे 36 को 6 से डायरेक्ट गुणा किया, तो ये क्या है? इनके जैसे आपके क्यूब है, स्क्वायर है, मल्टीप्लाई है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। और ये शॉर्ट ट्रिक सीखने के लिए इस चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएंगे। सारी चीजों के वीडियो बनाए हुए हैं कि भाई शॉर्ट, अगर आपको एडिशनल कैसे करना है, घटाना कैसे है, गुणा कैसे करना, सारी चीजें ये अगर अप्रोच है आपको याद होगी ना, तो आप आसानी से इनके आंसर निकाल सकते हो। क्योंकि कैलकुलेशन का पार्ट है ना, इसको देखना आपके लिए जरूरी है। और एग्जाम अगर क्रैक करना है तो एग्जाम के लिए आपके टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप टाइम की वैल्यू समझोगे तो एग्जाम आपकी वैल्यू समझेगा, नहीं तो आपके साथ एग्जाम खेल सकता है। और मैथमेटिक्स के सवाल ही ऐसे ही होते हैं, इनके लिए टाइम है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। कि अगर आप टाइम में कहीं चूक कर रहे हो, इसका मतलब आप अपने साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो। एग्जाम अपने साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो, एग्जाम छूटने की वजह से आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। इसलिए आप क्या करो, हमेशा आपके कैलकुलेशन पार्ट को स्ट्रॉन्ग रखो बेस। अब 15वां सवाल है। अब ये क्या है? समूह ए में 49 सदस्य है, बी में 35 सदस्य है और सी में 31 सदस्य है। इस प्रकार के 3 समूह है जिनमें तीनों की संख्या दे दी। इन समूह के सभी सदस्यों एक रेस्टोरेंट में गए। कहा? अब समूह ए, समूह बी और समूह सी ने प्रत्येक पर खर्च की गई राशि, यानी प्रत्येक आदमी पर 106 रुपए तो ए वाले ने किए, 141 रुपए बी वालों ने किए और 226 रुपए सी वालों ने खर्च किए। अब उनका सबका औसत बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? 106 को 49 से गुणा करोगे तो सारों की राशि आएगी, और 141 को गुणा किससे करोगे? 35 से, प्लस 226 को गुणा किससे करोगे? 31 से। तो सबसे पहले इनकी टोटल आएगी, और फिर इन सब का योग करोगे तो इन सब का योग कितना हो जाएगा? 49 और 31 जोड़ोगे तो 80 हो जाएगा। 80 और 35 कितने होते हैं? 115। अब यहां से आप योगफल निकालोगे तो सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई करना टास्क है आपके लिए। 49 को 100 से गुणा कर दो, 49 हो जाएंगे, यानी 4900 हो जाएंगे। फिर 49 को 6 से गुणा कर दो, तो 50 को 6 से 300, 300 में से 6 कम कर लो, 294। या आपको ट्रिक याद होनी चाहिए वैसे। 141 को 35 से गुणा करना, तो 140 को 35 से कर लो, 140 को 35 से कर लो, तो ये आपके लिए इजी टास्क बन जाएगा। या नहीं तो फिर आप 35 से भी कर सकते हो, क्योंकि 35 से गुणा करना कोई हार्ड नहीं होता। 35 से कम 35 और हासिल की 3, और 35 चौकू 140, 140 और 3 143, इसका मतलब हासिल की 14, 35 और 14 49, यहाँ से 49 35 आ गया। इसी प्रकार इसमें इसमें आप करो 3 से, पहले 30 से गुणा कर लो और फिर 226 जोड़ लेना। तो 30 से अगर गुणा करोगे आप 3 से, तो कितने हो जाएंगे? 600, 78, 78, 678, प्लस अगर 226 को, सॉरी यहाँ पे आप जीरो लगाना पड़ेगा क्योंकि 30 से गुणा कर रहे हो, और 226 एकम 226,
अब देखो इनका योग करना है, तो सबसे पहले तो आप हजार हजार वाले जोड़ लो, 4,000, 4,000, 8,000, 8,000, 6,000, 14,000। तो ये हजार वाले तो 14,000 बन गए आपके, कितने बन गए? 14,000। अब आप सैकड़ा वाले नंबर जोड़ लोगे, यानी 900 और 200, 1100, 1100 और 900 कितने हो गए? 2,000, 2,700 और 2,900, 2,900, यहां से 2,900 हो गए। अब जोड़ोगे किसके? अब जोड़ोगे आप मतलब दाई वाले के, तो 90 और 30, 120, 120 और 80, 200 और 220, तो यहां से ये आ गए 220। प्लस अब जोड़ोगे इकाई स्थान वाले, इकाई पे 4, 5, 9, 9, 6, 9, 6 कितने हो गए? 9, 6, 15। अब देखो ये योगफल आएगा बट्टे 115। अब इनको जोड़ना आसान है भाई, 14,000 और 2,000, 16,000, 16,000, लेकिन 100 इससे ले लो, 3,000 हो जाएगा, 14 और 3, 17,000 हो गए, लेकिन यहाँ 100 बचे, तो 17,135 कितने हो गए? 17,135 इनका योगफल आ गया। इसमें भाग देना है 115 का, तो 115 का देना, तो यहाँ से 23 की ट्राई कर लेते हैं कि 23 का भाग जाता है या नहीं जाता। अगर 23 का जाएगा ना तो आसानी से निकाल सकता है, और भाग तो पूरा पूरा ही जाएगा, वैसे संभावना बन रही है। तो यहाँ से आप 23 का जब भाग दोगे, क्योंकि 23 पानी 115 होता है ना, फिर 5 का दे लेंगे, तो 23 पानिया 115, 23 से 138, 23 सात 161, इसका मतलब 7 बार जाएगा। 161 का मतलब 10 बच जाएगा, 10 के पास में आपने 3 रख दिया। अब 23 चौकू 92, यहाँ से 11 बच जाएगा, 5, 23 पानी पूरा पूरा जा रहा है 23 का 745 बार, और इसमें 23 का भाग कितनी बार जा रहा है? 5 बार। अब 5 का भी चला जाएगा। 14 पानी 70, और 14 पानी 70 आंसर की 4, 9, 149, जो कौन सा ऑप्शन मारा? जो आपके डी नंबर ऑप्शन मारा है। इसका मतलब इसका डी नंबर ऑप्शन राइट हो गया। अगला देखो कि 1230 रुपए प्रति सैकड़े की दर से 400 नाशपति खरीदे गए। कितने नाशपति खरीदे गए? 400, और 980 के लाभ पर बेचे गए। अब 980 रुपए उन्होंने लाभ कमाए, लेकिन 1230 रुपए प्रति सैकड़े का मतलब 100 सेवों के इतने रुपए लगे भाई। 100 नाशपति के कितने रुपए लगे? 1230, इसका मतलब 400 के कितने लग जाएंगे? तो 12 चौके 48 और 4 3 12, यानी 49, 20, यानी 4,920 रुपए तो उसको कहां लग गए? ये तो आपके क्रय मूल्य हो गया। अब 980 रुपए का ये लाभ कमाना चाह रहा है, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 80 इसमें जोड़ते ही 5,900, 5,900 हो जाएगा भाई। इसमें जब आप 980 ऐड करोगे भाई, 980 अगर इसमें जोड़ोगे तो आपके 5,900 मिल जाएगा। अब 5,900 है ना, वो 400 की नाशपतियों का है। अगर 400 का भाग दिया तो एक नाशपति का भाव आ गया, लेकिन हमें तो किसका याद करना है? हमें तो एक दर्जन का, यानी 12, 12 से गुणा करना। यहां से डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, और 4 से ये काट दो 3 बार, 59 को 3 से गुणा करोगे तो 50 को 3 से, फिर 150, 9 18, 150 और 18 कितने हो गए? 100, सॉरी, 9 3 27, 9 3 27, यानी 150 और 27 कितने हो गए? 177, जो कौन से ऑप्शन में आ रहा है? जो आपके बी नंबर ऑप्शन में आ रहा है। अब है आपके 17वां सवाल कि संजय शुरुआती 150 किमी की दूरी 4 घंटे में और अगली 250 किमी की दूरी 4 घंटे में तय करता है, उसकी औसत चाल बतानी। यानी 150 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में और 250 किलोमीटर की दूरी भी 4 घंटे में, इसका मतलब, और एवरेज स्पीड याद करने का फॉर्मूला क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। अब कुल दूरी कितनी होगी? 250 और 150 कितने किलोमीटर हो गई? 400, और टोटल घंटे कितने हो गए? 8, 8 पंजे 40, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या हो गई? एवरेज स्पीड, जो कौन से ऑप्शन आ रही है? सी नंबर ऑप्शन में। अब है आपके 18वां सवाल कि दो ट्रेन है जिसमें से एक ट्रेन तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, दूसरी ट्रेन है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, और दोनों ही विपरीत आमने सामने आ रही है। क्या हो रहा है? आमने सामने दोनों ट्रेनें आ रही है। एक ट्रेन की लंबाई है वो 430 मीटर है, एक ट्रेन की लंबाई कितनी है? 430 मीटर। उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लगता है? 44 सेकंड का टाइम लगता है। दूसरी ट्रेन की लंबाई 0.2 स्थान तक, याद कर सकते हैं आप, 0.2 स्थान तक। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा सवाल है। 430 से एक की, और हमें क्या निकालना है? हमें इसकी दूसरी ट्रेन की लंबाई याद करनी है। तो सबसे पहले दोनों ट्रेनों की लंबाई, यानी 430 प्लस एक्स बटे, ये दोनों कितने टाइम में पार कर रही है? 44 सेकंड में, बराबर इनकी स्पीड। अब स्पीड है ना, वो स्पीड दोनों की जुड़ेगी क्योंकि आमने सामने आ रही है, नहीं है।
अगर एक दिशा में होती तो स्पीड घटती, अगर आमने सामने आ रही है तो स्पीड दोनों की जुड़ेगी, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी 110 किलोमीटर। अब 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन हमारा तो सवाल किस में चल रहा है, मीटर और सेकंड में चल रहा है, इसका मतलब इसको भी मीटर सेकंड में बदलना पड़ेगा, और मीटर सेकंड में बदलने के लिए किससे गुना करेंगे 5/18 से। अब देखो, अब आपको यहां से जो कटते हैं उनसे काट दो, तो ये आपके 9 और ये आपके 22। अब मुझे कोई संख्या कटती हुई नजर नहीं आ रही है, इसका मतलब आप क्या करोगे 430 प्लस एक्स, और ये 22 है ना इधर भेज दोगे, तो 22 पाने यानी 11 पाने 55, यहां से आ जाएगा आपके 550 इंटू 22/9, ये तो आएगा। अब यहां से आप क्या निकालोगे भाई, 430 प्लस एक्स बराबर, इसको 22 से गुना करोगे, 0 22 पानी 110, 11 हासिल की, 22 पानी 110 और 11 121, यानी 12,100/9। अब क्या करना है, 430 इसमें घटाना पड़ेगा, एक्स बराबर क्या आ जाएगा 12,100/9 माइनस 430/1। एलसीएम लोगे 9 एलसीएम आएगा, इसका मतलब 9 से इसको गुना करना पड़ेगा, तो 12,100 माइनस 9 से गुना करोगे, 9 3 27 हासिल की 9 3 27 हासिल की 2 9 चौक 36 2 38, यानी 3870/9। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे, तो यहां से 100 में से 70 गए तो पीछे तो बच गए 30, और 12,000 में 38 हो गए तो 8,200 बच गए, तो 8,230 में 9 का भाग दोगे तो नमा नमा 81, 9 बार जाएगा और सबके स्थान पे 9 आ रहा है, इसका मतलब अगला देखेंगे एक, अब 9 एकम 9, एक सब में ही आ रहा है, इसका मतलब अगला और देखना पड़ेगा, अगर 9 तो फिर आपके 13 तो 4 बच गए, 9 चौक 36 914। अब 914 किस में आ रहा है, ए नंबर ऑप्शन में, ए नंबर ऑप्शन हो गया। इससे ऑप्शनों से भी आप सवाल को सोल्व कर सकते हो। अब आगे आपके 19वां सवाल कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या याद कीजिए जो 24 58 48 और 12 से क्या हो विभाज्य। ऐसी संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या हमेशा उसका एलसीएम होती है, इन संख्याओं का एलसीएम होती है। ऐसी संख्या है ना, छोटी से छोटी संख्या का मतलब जिसमें छोटी से छोटी ऐसी संख्या बताओ जिसमें इसका भी भाग जाए, इसका भी जाए, इसका भी जाए, इसका भी जाए, तो ऐसी संख्या कौन सी होती है, इनका एलसीएम होती है। तो एलसीएम निकालो इनका, यानी 24 58 और 48 और 12, इनका एलसीएम निकालोगे, दो का भाग सब में जा रहा है, यानी 12 29 24 और 6, फिर भी दो का जा रहा है, फिर भी दो का जा रहा है कितनी बार, यहां से तो आ जाएगा 6, 29 में नहीं जा रहा तो 29 के 29, 24 में जा रहा है 12 बार, और 6 में जा रहा है 3 बार। अब और जाएगा दो का भाग, तो यहां से तो आ जाएगा आपके 3, यहां से आ जाएगा 29, और यहां से आ जाएगा आपके 6, और यहां से आ जाएगा 3, अभी भी जा रहा है, तो यहां से आपके 3, यहां से 29, और यहां से फिर 3 और फिर 3, अब जा रहा है 3 का, तो 1 29 1 1, अब जा रहा है 29 का, और अब सबका 1 1 1 1 आ गया। अब यहां से 29 दिए 87, 87 को गुणा किसे करना है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो 87 को 16 से गुणा करोगे तो 16 पानी 80, 16 करने सिन में 16 7 112, 112 का मतलब हाँ दो, और इकाई के स्थान पे दो, दो ऑप्शन में आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन दो तो गए। अब यहां से लगी 11 हो गई, अब 16 आटी तो 16 चौकी 64 64 128, 128 में 11 जोड़ोगे तो 100 कितने आ जाएंगे 139, जो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, जो आपके ए नंबर ऑप्शन में आ रहा है। अब है आपके 20वां सवाल कि 36 और 9 के बीच मध्य अनुपाती बताओ। अब मध्य अनुपाती याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, मध्य अनुपाती याद करने का फॉर्मूला होता है √a/b। अब √a/b, ए की वैल्यू कितनी है 36, बी की वैल्यू कितनी है 9, यहां से जब बाहर निकालोगे 36 को जब बाहर निकालोगे 6 आएगा, 9 को बाहर निकालोगे तो 3 आएगा, तो 6 18, जो कौन से ऑप्शन में, ए नंबर ऑप्शन में। तो दोस्तों ये था 6 फरवरी 2025 थर्ड शिफ्ट का पूरा मैथ्स पेपर एनालाइज। अब आपको क्लियर अंदाजा हो गया होगा कि आपका एक्सपेक्टेड स्कोर कितना बन रहा है। याद रखिए सिलेक्शन किस्मत से नहीं बल्कि सही प्रैक्टिस और सही एनालाइज से होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर कर, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में जरूर बताइए आपने मैथ्स में कितने सवाल अटेम्प्ट किए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ मिलेगा रियल एग्जाम लेवल कंटेंट बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से। मैं हूं पन्नालाल बाणिया, मिलते हैं अगली नेक्स्ट पावरफुल क्लास में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और मैथ्स को अपनी ताकत बनाइए। जय हिंद, जय भारत।